नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 5 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 4 जून को जो है 18वें लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जहां बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता थी, तो बीजेपी के द्वारा सर्वाधिक 240 सीटें प्राप्त हुई। वहीं कांग्रेस को जो है 99 सीटें प्राप्त हुई। और पूरा चार्ट हम लोग देख लेंगे आगे के वीडियो में, जिसके कारण जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो है अहम रोल हो जाता है एनडीए के अलायंस में सरकार बनाने के लिए केंद्र में। ठीक है, इसलिए लगातार चर्चा में है नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें प्राप्त की है, वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी मतलब तेलुगु देशम ने 16 सीटें प्राप्त की है। इसी कारण जो है ये 28 सीट इन्हीं दोनों का सिर्फ है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो बहुमत लाने के लिए इन दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है केंद्र में। ठीक है, तो इस आर्टिकल को विस्तार से पढ़ लेंगे, है पॉलिटिकल ही लेकिन कुछ पॉइंट्स देख लेंगे, जितने पार्टियां जो है कितने सीटें लाई है उसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये भी चुनाव से ही संबंधित है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड आर्टिकल है कि यह जो लोकसभा का परिणाम आया है वो आर्थिक मुद्दे के महत्व की ओर इशारा करता है। इसमें तुलना की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की। ठीक है, कि आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं दोनों पार्टियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जाता है सूर्य कभी चमकना बंद नहीं करता। इसमें मुख्यतः जो है सूर्यास्त के बाद के समय जो है अक्सर देखा जाता है कि बहुत समय तक जो है आकाश में रोशनी बनी रहती है। तो इस आर्टिकल के साथ साथ हम लोग ग्लोबल डिमिंग बात कर लेंगे। ठीक है, ग्लोबल डिमिंग क्या होता है, क्योंकि अभी जो है सीडीएस के 2024 के पेपर में ग्लोबल डिमिंग से संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे और कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, खास के सूरज से संबंधित, इक्वेटर से संबंधित, सैटेलाइट से संबंधित। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आया था। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है अस्ट्रोमेटोलाइट्स, ये होता क्या है, तो ये वर्तमान समय में सऊदी अरब में रेड सी मतलब कि लाल सागर के उत्तर पूर्वी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तट पे जो है सेवराह द्वीप है। ये नाम याद रखेगा, सेवराह द्वीप है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो है जीवित अस्ट्रोमेटोलाइट्स हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो है वो शैवाल से बनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं होती है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और इसका जो अस्तित्व है बहुत ही पुराने समय से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो कल के लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद से जो है ये आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें केंद्र में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इन दोनों को मिलाकर जो है 12 और 16 28 सीटें आई है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एनडीए को अगर सरकार बनाना है तो इन दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर कांग्रेस को सरकार बनाना है उनको भी जो है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। कल जो है 543 लोकसभा सीटों का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें भाजपा को 240 सीटें मिली और बहुमत जो प्राप्त करने के लिए आवश्यकता थी 272 सीटें। इसलिए किसी भी एक पार्टी को जो है बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है और कांग्रेस को जो है वो 99 सीटें मिली है। ठीक है, इसलिए ही जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है कि केंद्र में सरकार कोई भी बनाता है, इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए मतदान के सभी 543 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए, जिससे पता चलता है कि विपक्षी भारतीय ब्लॉक के आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन के सामने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदों से पीछे रह गई। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पार्टियों के द्वारा कितनी सीटें प्राप्त की गई है। जैसे बीजेपी 240 सीट, कांग्रेस 99 सीट, समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा भूमिका निभाया गया है यूपी में। ठीक है, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिसने टोटल 37 सीटें प्राप्त की है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 29 सीटें प्राप्त हुई है, डीएमके के द्वारा 22 सीटें, उसी तरह ये है। ठीक है,
जिसमें जदयू का 12 सीट है और तेलुगु देशम का 16 सीट है। और एक महत्वपूर्ण है बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी, जिसने 5 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे और पांचों सीट प्राप्त किए। तो ये फिगर मैं इसलिए दिया हूं कि कल के समय में बहुत ज्यादा न्यूज चैनल जो था वो बायस्ड था, ठीक है। ये देख सकते हैं जहां पे बीजेपी को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। एक और पिक्चर था जो मुझे अभी मिला नहीं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस को दिखाया जा रहा था। कांग्रेस का सीट वहां पे 300 350 दिखाया जा रहा था, ठीक है। इसलिए जो था लगातार न्यूज चैनल्स पे भी जो है बहुत से लोग बोल रहे थे कि अगर सही आंकड़ा देखना है तो प्लीज जाकर जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल साइट पे जाकर देखें, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है चूंकि भाजपा जो है लोकसभा में बहुमत से चूक गई थी और उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए सहयोगी की जरूरत थी, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू संभावित किंग मेकर के रूप में उभरे हैं। तो चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें प्राप्त की, वहीं जदयू की सीटें जो है वो 12 है। वही बातें हैं जो हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि जो लोकसभा का जो अभी परिणाम आया है 18वें लोकसभा का, इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज को भी दर्शाया जाता है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे भी पॉलिटिकली व्यू रखा गया है कि आर्थिक मुद्दे, खास तौर पर बेरोजगारी, कम मजदूरी, अपर्याप्त आजीविका और बढ़ती कीमतों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया था, ठीक है। तो इसमें दोनों पार्टियों के कुछ पक्ष में बातें की गई है, कुछ विपक्ष में, इसलिए ये पॉलिटिकली मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो भी आर्टिकल में आया है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और गठबंधन निर्माण पर जोर देते हुए भारत के गठबंधन की महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें मनरेगा का विस्तार, ठीक है, शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने और सार्वभौमिक पेंशन जैसी नीतियों की वकालत की गई है विपक्षी पार्टी मतलब कि कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की रिक्तियों को भरने, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर में जो वैकेंसीज हैं उसको जल्द से जल्द भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। उसके बाद एमएसएमई का समर्थन करने सहित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नौकरियां बनाने के आह्वान पर जोर दिया गया है विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा, और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजना की आलोचना की गई है, ठीक है। तो ये राइटर भी कहीं ना कहीं बायस्ड अप्रोच दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने आंसर राइटिंग में कभी भी बायस अप्रोच नहीं रखिएगा, ठीक है। एक बैलेंस अप्रोच के साथ आंसर लिखना जरूरी है, जिसमें नई पेशकशों के बजाय पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया, जिसमें कल्याण को उपहार के रूप में पेश करने से हटाकर नागरिकों के अधिकारों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। तो एक मुख्य निष्कर्ष में राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में कहा जाता है कि संघवाद, फेडरलिज्म का संभावित पुनरुद्धार हो रहा है जो केंद्रीकरण से दूर जा रहा है, ठीक है, ताकि राज्य सरकारें प्रभावी रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सके, ठीक है। यह निष्कर्ष में कहा गया है राइटर के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है द सन नेवर स्टॉप शाइनिंग। इसमें मुख्यतः बात की गई है सनसेट की, ठीक है। एक सवाल पूछा गया है, हाउ कैन द स्काई ग्लो इवन आफ्टर सनसेट, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है, उसी के आंसर में जो है ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो हमारे दृष्टिकोण से सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल के दृष्टिकोण से वहां पे रोशनी बना रहता है, जैसा इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, कि सनसेट के बाद भी जो है इस तरह का आसमान में चमक दिख रहा है। तो सूर्य अभी भी वायुमंडल में चमकता है, लेकिन क्षितिज के नीचे तीव्र कोण पर, इसी को कहा जाता है अ शार्प एंगल बीनीथ द हॉरिजॉन, क्षितिज के नीचे एक तीव्र कोण पर। तो इस घंटे में हम आकाश को चमकते हुए देखते हैं, क्योंकि हवा में अणु इन सूर्य के प्रकाश को अलग अलग दिशा में बिखेरती है, स्कैटर करती है, ठीक है, जिसमें हमारी दिशा भी शामिल है। यही कारण है कि शाम का जो आसमान है वो क्षितिज रूप से लाल दिखाई देता है। उसके बाद आगे कहा जाता है यह प्रभाव दिन के समय आकाश का नीला होना दोनों ही कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश के बिखराव, स्कैटरिंग का परिणाम है, और हवा में मौजूद कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का बिखराव, जो कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटी होती है। मतलब कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय पार्टिकल्स इन एयर जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है अगर सनलाइट के वेवलेंथ की बात करें, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, सूर्य की कम मात्रा जो है वो ऊपरी
वायुमंडल पर पड़ती है और रात के समय तभी शुरू होता है, ठीक है, रात का समय तभी शुरू होता है जब सूर्य क्षितिज से बीनीथ द हॉरिजॉन कम से कम 18 डिग्री नीचे होता है। उसी समय को जो है निर्धारित किया जाता है रात के रूप में, ठीक है। तो दिन के उजाले का आगमन इसी तरह की प्रक्रिया में होता है और उलट जाता है, ठीक है। जब सूर्य पूर्व में क्षितिज से कम 18 डिग्री से नीचे होता है तो क्षितिज के पास आकाश फिर से लाल हो जाता है, ठीक है, 18 डिग्री से अगर नीचे होता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो यहां पे जो है वो हॉरिजॉन है, ठीक है, और ये ऊपर का जो पोजीशन है इसी कहा जाता है अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, और नीचे का जो पोजीशन है इसको कहा जाता है एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन है यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब रात का समय तभी निर्धारित होता है जब इस हॉरिजॉन से 18 डिग्री नीचे हो जाता है सन, ठीक है, तब जाकर जो है डायरेक्ट सनलाइट जो है अर्थ पे नहीं आ रही होती, उस क्षेत्र में जो है रात दिखाई देता है। और अगर अगली सुबह देखा जाता है इसके बाद जब सूर्य ऊपर की ओर आ जाता है तो वो दिन हो जाता है। जब तारे की स्थिति क्षितिज को पार कर जाती है, जैसा कि पर्यवेक्षक द्वारा देखा जाता है, तो दिन का प्रकाश निकलता है और दिन शुरू हो जाता है। अन्य प्रकाश स्रोतों के कारण सूर्य के क्षितिज से ये 18 डिग्री जरूर याद रखेगा, 18 डिग्री नीचे जाने के बाद भी आकाश चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें वायुमंडल द्वारा तारों की रोशनी का बिखराव और तेजी से प्रकाश का प्रदूषण भी शामिल है। इसलिए जो है आगे हम लोग ग्लोबल डिमिंग की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो अभी हाल के यूपीएससी जो द्वारा कंडक्ट किया गया सबसे लेटेस्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सीडीएस का एग्जाम था 2024 में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर जो है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये दोनों में था, ठीक है, कि फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स जो कि लगातार पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कहा जाता है ऑप्शन डी में कि फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। आगे के फिगर में हम लोग देख लेंगे, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो डी है, ठीक है। तो ग्लोबल डिमिंग क्या होता है? ग्लोबल डिमिंग जो है वो पृथ्वी की सतह पर वैश्विक प्रत्यक्ष विकिरण की मात्रा में क्रमिक कमी को दर्शाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे जिसे 1950 के दशक में व्यवस्थित माप शुरू होने के बाद से देखा गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ग्लोबल डिमिंग का ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत प्रभाव होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल डिमिंग का ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह शीतलन प्रभाव पैदा करता है। इसलिए संक्षेप में ग्लोबल डिमिंग जो है वो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। हालांकि यह पृथ्वी पर शाब्दिक अंधकार के तत्वों को लाता है, ठीक है, अंधकार बढ़ जाता है। ग्लोबल डिमिंग के प्रभाव जो है वो स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। कुछ क्षेत्र दूसरे की तुलना में बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अंधकार आ जाता है, डार्कनेस आ जाता है। जैसे ये नॉर्मल क्लाउड है और ये जो है पॉल्यूटेड क्लाउड है, जो कि ग्लोबल डिमिंग को यहाँ पे दर्शाता है। तो ग्लोबल डिमिंग के मुख्य कारण क्या है? पहला है एरोसॉल्स, दूसरा जो है कणिका तत्व, इसी को कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर्स, तीसरा जो है पानी की छोटी बूंदे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, चौथा जो है बाष्प, और पांचवा जो है जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स। ये 5 प्रमुख कारण है ग्लोबल डिमिंग के, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि ग्लोबल डिमिंग की घटना का पर्यावरण पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्लोबल डिमिंग के कारण पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में पानी का तापमान ठंडा हो जाता है, जिससे बाष्पीकरण और पानी की बूंदों का निर्माण कम हो जाता है, जिससे वर्षा कम होती है और संभावित सूखा और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो है उप सहारा अफ्रीका में और ज्यादा सूखा की दर बढ़ जाती है। वैश्विक स्तर पर प्रकाश की कमी का संबंध 1970 के दशक में उप सहारा अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में पड़े भयंकर सूखे और अकाल से जोड़ा जाता है। उसके बाद तीसरा जो है प्रभाव भूमि के तापमान में भी परिवर्तन देखा जाता है। ग्लोबल डिमिंग सौर ऊर्जा और गर्मी के एक हिस्से को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोक देती है, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र भूमि का तापमान कम हो जाता है। इससे ठंडे दिन और वैश्विक तापमान पैटर्न में बदलाव हो सकता है। पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल डिमिंग का? तो ग्लोबल डिमिंग के कारण सूर्य की रोशनी में कमी से पौधे में प्रकाश संश्लेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी पर निर्भर करते हैं। इसलिए सौर विकिरण में कमी से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज को ऑक्सीजन और
ऊर्जा समृद्ध यौगिक में बदलने की उनकी क्षमता में बाधा आ जाती है ग्लोबल डिमिंग के कारण। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल डिमिंग जो है कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के वार्मिंग प्रभाव पर भी प्रतिकार करता है, ठीक, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की गति कम हो जाती है। तो ग्लोबल डिमिंग को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना, ठीक है, स्विचिंग टू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद दूसरा जो है प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर्स कम से कम जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जाए, ठीक है, रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। उसके तीसरा जो है जंगली आग पर नियंत्रण पाया जाए, कंट्रोलिंग वाइल्ड फायर्स। उसके चौथा जो है स्विचिंग टू न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़े, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें भी कहा जाता है फिगर में कि ग्लोबल डिमिंग इज द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ solar radiation reaching the surface of the earth. Particulate matters in the atmosphere directly absorbs solar radiation and reflect it back into a space before it reaches the surface of the earth. इसी को कहा जाता है ग्लोबल डिमिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का है। तो ये असर्शन और रीजन का संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो असर्शन में कहा जाता है कि एक छड़ी को, जैसे कि यहाँ पे फिगर में बना देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी है, तो एक अगर छड़ी है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट फिगर दिखता है, ठीक है। तो ये क्यों दिखता है, यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि एक छड़ी को पानी में तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है। यदि इसे बगल से देखा जाए तो छड़ी की पानी की सतह पर छोटी और मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसके रीजन में कहा जाता है छड़ी से आने वाला प्रकाश पानी के अणुओं से बिखर जाता है, ठीक है, जिससे कि छड़ी छोटी और मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये स्कैटरिंग के कारण नहीं होता है, ये जो होता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण नहीं। इसलिए जो है जो रीजन दिया गया है वो गलत है। तो रीजन यहाँ पे ये गलत है और असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटती है, क्यों? यह क्वेश्चन 2012 में यूपीएससी में आया था, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट है वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ही गर्म किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो कितने कथन जो हैं वो सही है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ठीक है, कि ऊपरी वायुमंडल में जो मॉइस्चर है वो अधिक नहीं होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। इसे सामान्य तापमान ह्रास दर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारे ऊपर हवा कम होती जाती है, जिससे दाब कम पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे दबाव कम होता है हवा के अणु आगे फैलते हैं, ठीक है, और वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन सही है, ठीक है। दूसरा कथन क्यों गलत है? जलवाष्प जो कि हवा का लगभग 1% है, जो क्षोभ मंडल में बहुत भिन्न होता है और ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ मॉइस्चर जो है वो घटता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और तीसरा कथन भी सही है, ठीक है, कि ऊंचाई के साथ तापमान एक पूर्वानुमेय दर से घटता है, क्योंकि सतह के पास की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती तथा ऊपर की हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है। अतः वायुमंडल में वायु का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है, और यह तापमान को कम करने में भी मदद करता है, इसलिए यह सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था, 2019 का एक क्वेश्चन था जो स्लाइड में ऐड नहीं हो पाया। उसमें क्वेश्चन था कि 21 जून को सूर्य कहां पे रहेगा, जिसमें पहला ऑप्शन है कि आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे अस्त नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा जो है अंटार्कटिका सर्कल में क्षितिज के नीचे अस्त नहीं होगा। तीसरा जो है वो भूमध्य रेखा पर दोपहर के समय सिर के ऊपर लंबत चमकता रहेगा, और चौथा जो है वो मकर रेखा पर ऊपर की ओर लंबत चमकता रहेगा। तो ये 21 जून को किस तरह सूर्य की स्थिति होगी, यहाँ पे सवाल ये था 2019 में। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा
आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे अस्त नहीं होगा। ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल ऊपर जो है पोलर रीजन में रसिया के पास, ठीक है, रसिया से ग्रीनलैंड अलास्का होते हुए, ठीक है, तो ये सर्कल से नीचे जो है अस्त नहीं होगा। इसका सही उत्तर यही था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग बात कर लेंगे एस्ट्रोमेटोलाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोमेटोलाइट्स होता क्या है? ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये रूप यहाँ पर दिखाया गया है, ये मेनली जो है शैवाल से बनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना होता है, इसी को कहा जाता है एस्ट्रोमेटोलाइट्स, जो ही वर्तमान समय में सऊदी अरब के पास रेड सी में जो है पाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में सऊदी अरब में लाल सागर के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट उत्तर पूर्वी तट पर स्थित सेवराह द्वीप, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सेवराह द्वीप पर जीवित एस्ट्रोमेटोलाइट्स शैवाल से बनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं का पता लगाया है। तो अब देख लेते हैं कि एस्ट्रोमेटोलाइट्स होता क्या है। तो एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो कि सूक्ष्म जीवों, विशेष रूप से साइनोबैक्टीरिया, ये ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें आमतौर पर नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, कि बायोफिल्म द्वारा तलछटी कणों को फंसाने, बांधने और सीमेंटीकरण द्वारा उथले पानी में बनाई जाती है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया जाता है एस्ट्रोमेटोलाइट्स। तो उथले पानी में तलछट की परतें बनने के कारण बैक्टीरिया इसके ऊपर पनपने लगे, तलछटी कणों को बांधते हुए एक के बाद एक मिलीमीटर परतें बनाते गए, और जब तक कि परतें टीले नहीं बन गई। ठीक है, तो इस तरह का प्रारूप ले लिया गया। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया के द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये संरचनाएं आमतौर पर पतली और बारी बारी से प्रकाश और अंधेरे की परतों से युक्त होती है। ठीक है, जो सपाट, उभरी हुई या फिर गुंबदाकार हो सकती है, जैसा भी हम लोगों ने फिगर में देखा। ठीक है, तो एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है, ये जरूर ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में सामान्य था। उस समय जो है इस तरह की प्रक्रिया, एस्ट्रोमेटोलाइट्स की प्रक्रिया बहुत सामान्य थी। तो प्री कैम्ब्रियन काल कब था? तो 542 मिलियन वर्ष से भी अधिक पूर्व। ठीक है, तो अधिकांश एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वो समुद्री है, लेकिन प्रोटेरोजोइक स्तर के कुछ रूप जो लगभग 2.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, उन्हें अंतर ज्वारीय क्षेत्रों और मीठे पानी के तालाब और झीलों में रहने वाले के रूप में व्याख्या की जाती है। तो जीवित एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वो पृथ्वी पर केवल कुछ नमकीन लैगून या खाड़ियों में ही पाए जाते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अपने विविध प्रकार के एस्ट्रोमेटोलाइट्स स्थलों, जीवित और जीवाश्म दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, खासकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्रोमेटोलाइट्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शार्क बे दुनिया के उन 2 स्थानों में से एक है जहां जीवित समुद्री एस्ट्रोमेटोलाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोमेटोलाइट्स का महत्व क्या है? तो एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वो जीवाश्म अवशेषों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के कुछ सबसे प्राचीन अभिलेख उपलब्ध कराते हैं, जो लगभग 3.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जैविक संरचनाएं 2 अरब वर्ष पहले महान ऑक्सीजनीकरण घटना में भी सहायक थी, जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंची और ग्रह की रहने योग्य में बदलाव हुआ। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण होने के कारण साइनोबैक्टीरिया उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन गैस का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो 2.5 अरब वर्ष पहले जब एस्ट्रोमेटोलाइट्स अधिक प्रचलित हो गए, तो उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मिश्रण से वर्तमान ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया एस्ट्रोमेटोलाइट्स। तो इस प्रमुख परिवर्तन ने अगले विकासवादी कदम यूकैरियोटिक कोशिका, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस युक्त सेल पर आधारित जीवन के उद्भव का भी मार्ग प्रशस्त किया गया एस्ट्रोमेटोलाइट्स के द्वारा। इसलिए जो है एस्ट्रोमेटोलाइट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे अर्थ के लिए। ठीक है, जो भी वातावरण मिला है हम मानव को रहने के लिए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है एस्ट्रोमेटोलाइट्स का है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सीडीएस के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो